हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस पोइम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। इस पोइम को लिखा था W.B. येट्स ने। उन्होंने इस पोइम को 1919 में कंपोज किया था और 1921 में पब्लिश करवाया था। ये पोइम W.B. येट्स ने अपनी बेटी एन के लिए लिखी थी। दोस्तों, एन का जन्म 1919 में ही हुआ था और उसके 2 दिन बाद ही W.B. येट्स ने इस पोइम को लिखना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन वार जो है वो ख़त्म होकर हटी थी और एंग्लो आयरिश वार उस टाइम पे चल रही थी। जो माहौल था उस समय का वो बहुत ही ख़राब और टेरिफिक हुआ पड़ा था। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए W.B. येट्स ने अपनी ये पोइम लिखी थी और इसके पीछे उसके कुछ पर्सनल व्यूज़ भी हैं, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें जिनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोइम लिखी थी। इस पोइम में W.B. येट्स अपनी बेटी एन के लिए प्रेयर करते हैं कि उसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए और वो सारे दुखों से फ्री हो, और उसके लिए वो कुछ भगवान से उसके लिए कुछ मांगते हैं और प्रेयर करते हैं कि भगवान उसे आशीर्वाद दे ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रहे और किसी का दिल ना तोड़े, हमेशा सबके साथ खुश रहे। So guys, let's start the poem. Once more, the storm is howling, and half hid under this cradle hood and coverlid my child sleeps on. W.B. येट्स कहते हैं कि एक बार फिर से इस दुनिया में तूफ़ान आ गया है। वो तूफ़ान जो बहुत ही ज़्यादा तबाही लेकर आता है, एक ऐसा तूफ़ान। और इस सब तूफ़ान में मेरा बच्चा जो अभी छोटा है, क्रेडल हुड यानी कि पालने में अभी सोता है, वो बहुत छोटा है और इस बड़े सारे तूफ़ान का सामना नहीं कर पाएगा। वो तूफ़ान के रेफरेंस से जो उस समय का माहौल था, वॉर्स हो रही थी, बैटल्स हो रही थी उस समय पे, वो उसको बताता है और कहता है कि एक तूफ़ान तो बाहर हो रहा है बैटल्स के रूप में और एक तूफ़ान उसके मन में चल रहा है, क्योंकि उसको अपनी बेटी की बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र होती है कि उसकी आने वाली लाइफ कैसी रहेगी। देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल बट ग्रेगरीज वुड एंड वन बेयर हिल। येट्स कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑब्स्टिकल नहीं है जो इस आने वाले तूफ़ान को रोक सकती है, यानी ये जो तूफ़ान है वो आकर ही रहेगा। बट ग्रेगरी जो है वो येट्स का दोस्त था और उसकी मौत हो गई थी। येट्स कहते हैं कि जैसे ग्रेगरी जो है वो नहीं उस तूफ़ान से बच पाया था और उनकी डेथ हो गई थी, तो ऐसे ही मैं कैसे अपनी बेटी को उस तूफ़ान से बचा पाऊँगा। वेयर बाय द हेयर स्टैक एंड रूफ लेवलिंग वाइंड। जो ग्रेगोरी था उसका अब जो पार्क है, उसका गार्डन है, उसका तो जो जंगल है, कुछ भी मान सकते हैं हम यहाँ पे। वो अब बेयर पड़ा है, यानी कि बिल्कुल ही बेकार पड़ा हुआ है और वहाँ पे ही स्टैक्स बन गए हैं, घास के जो जंगल हैं और वहाँ पे हवाएं बहती हैं। मतलब उसके जाने के बाद उसका जो यानी कि उसका एक फार्म हाउस है वो वीरान हो गया है और उसकी डेथ के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया है। ब्रेड ऑन द अटलांटिक कैन बी स्टेड। ईट्स कहते हैं कि ये तूफ़ान कहीं बाहर से आया है, अटलांटिक ओशन से आया है और ये अभी स्टे करेगा यहाँ पे, यानी ये ऐसे ही नहीं जाएगा, ये यहाँ पे रुक कर लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर कर जाएगा। एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेयर, और
डब्ल्यू बी ईट्स जो हैं वो 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए रुकते हैं, वॉक करते हैं और अपनी बेटी के लिए प्रेयर करते हैं। बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज़ इन माई माइंड, बिकॉज उनके मन में एक बहुत ही बड़ा तूफान चल रहा है, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। आई हैव वॉकड एंड प्रेयर फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर। मैं 1 घंटे से इधर से उधर घूम रहा था, वॉक कर रहा था और अपने इस यंग चाइल्ड के लिए प्रेयर कर रहा था। एंड हर्ड द सी वाइंड स्क्रीम अपॉन द टावर and under the arches of the bridge and scream in the elms above the flooded stream। वो कहता है कि अगर मैं किसी टावर के ऊपर भी चढ़ जाऊं तब भी ये जो साउंड है तूफ़ान की, सी वाइंड्स की, ये मुझे वहाँ से भी सुनाई देती है। मतलब मैं किसी भी ऊंचाई पर चला जाऊं तब भी ये जो तूफ़ान है वो मुझे परेशान करता रहेगा। चाहे किसी भी ब्रिज के नीचे आर्चेस पे चले जाऊं वहाँ भी ये तूफ़ान मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और इसकी जो स्क्रीम्स हैं वो मुझे हमेशा हर जगह पे परेशान करेंगी। यानी यहाँ पे तूफ़ान का जो मतलब है वो उसका जो इनर उसके माइंड में जो चल रहा है, मतलब जो टेंशन है अपनी बेटी के लिए, वो उस तूफ़ान के बारे में बात कर रहा है कि वो कहीं भी जाता है तो वो बेचैन रहता है अपनी बेटी के भविष्य के लिए। Imagining in excited reverie that the future years had come। येट्स कहते हैं कि जिस वॉर का उन्होंने इमेजिन किया था उसके लिए वो एक तरह से एक्साइटेड थे। एक्साइटेड मतलब बेचैन थे। सो वो जो वॉर है फ्यूचर में होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है। हैड का मतलब वो आ चुकी है। डांसिंग टू अ फ्रेंचाइज ड्रम आउट ऑफ द मर्डरर्स इनोसेंट ऑफ द सी। पोइट कहते हैं कि वो जो स्टॉर्म है वो किसी सी से उग्र होके वहाँ से आ रहा है और वो जैसे कि एक ड्रम डांस करता है जब हम उसको बीट करते हैं, तो वो वैसे ही एक मर्डरर की तरह आ रहा है और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो आ रहा है। May she be granted beauty and not yet beauty to make a stranger's eye distraught। सो यीट्स अपनी बेटी के लिए प्रेयर करते हैं कि उसको खूबसूरती तो देना भगवान, लेकिन इतनी भी खूबसूरती मत देना कि वो किसी स्ट्रेंजर का जो माइंड है वो डिस्टॉर्ट कर सके, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके या फिर किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। मतलब उसको टू मच ब्यूटीफुल मत बनाना, सिर्फ जितनी सफिशेंट होती है उतनी ही उसको खूबसूरत बनाना। और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच। इतना खूबसूरत मत बनाना कि वो सारा दिन शीशे के आगे बैठी रहे और ख़ुद को संवारती रहे। और बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच मतलब ओवर ब्यूटी होने के कारण वो खुद को जो टाइम है, खुद का जो टाइम है वो सिर्फ खुद को संवारने में ही वेस्ट कर दे। Consider beauty a sufficient and lose natural kindness and may be the heart reveling intimacy। सो येट्स कहते हैं कि इतना ज़्यादा खूबसूरत अगर कोई होता है तो वो क्या समझने लगता है, खुद की खूबसूरती को ही सब कुछ समझने लगता है और काइंडनेस और लॉयल्टी नाम की चीज़ें उन लोगों में नहीं होती हैं। मोस्टली जो लोग ज़्यादा खूबसूरत होते हैं अकॉर्डिंग टू येट्स, सो वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत ना हो कि वो अपनी लॉयल्टी को ख़त्म कर दे, अपनी काइंडनेस को ख़त्म कर दे और अपनी ब्यूटी को ही सब कुछ समझने लगे। द हार्ट रिवेलिंग इंटीमेसी दैट चूजेज राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड। सो येट्स का ऐसा मानना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और वो खुद को
खुद की खूबसूरती को ही सब कुछ समझने लगते हैं और अपनी खूबसूरती के बिना पर ही सारे काम करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी बेटी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी तो उसका कोई भी फ्रेंड नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर एक घमंड, एक ईगो आ जाएगी और वो दूसरों को छोटा समझने लगेगी। इसीलिए उसका कोई अच्छा फ्रेंड नहीं बन पाएगा उसकी लाइफ में। इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ना हो। गाइस, WB क्यों नहीं चाहते हैं कि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो? इसके पीछे भी उसका एक कारण है, एक पर्सनल उसका एक्सपीरियंस है। वो है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉड गॉन। मॉड गॉन एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी और उनको WB ने कई बार प्रपोज़ किया था, लेकिन मॉडगॉन ने उनका प्रपोज़ल ठुकरा दिया था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अपनी खूबसूरती पर उनको बहुत ही ज़्यादा गुमान था। इससे WB जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, दुखी हो गए थे और बाद में उनकी शादी जॉर्जी नाम की एक लड़की से हुई थी और जिनसे उनकी बेटी हुई थी एन, जिसके लिए वो ये प्रेयर कर रहे हैं, पोइम लिख रहे हैं। और मॉडगॉन जो है उनकी शादी किसी और लड़के से हो गई थी जिसका नाम था जॉन मैकब्रिज। और इससे पहले उनका किसी और के साथ भी अफेयर था जिनसे उनको एक बेटी हुई थी जिसका नाम था इसोलिट। दोस्तों, जो ये ईड्स हैं वो एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो WB हैं उन्होंने मॉडगॉन को प्रपोज़ किया था, लेकिन जब मॉडगॉन ने उनका प्रपोज़ल ठुकरा दिया था, उस टाइम वो 50s के थे और उसके बाद उन्होंने उनकी बेटी इसोलेट को भी प्रपोज़ किया था और उनकी बेटी ने भी उसका प्रपोज़ल ठुकरा दिया था, क्योंकि वो उनकी माँ और उनके WB के बारे में सब कुछ जानती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ इस वजह से दुखी हो। उसने भी WB का प्रपोज़ल ठुकरा दिया था और 1919 में जाकर WB की शादी के बाद उनकी बेटी हुई थी। उसके बारे में उन्होंने ये पोइम लिखी थी। Helen being chosen found life flat and dull and later had much trouble from a fool. यहाँ पे जो पोइट हैं वो हेलन का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हेलन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता है हेलन को। हेलन ग्रीक माइथोलॉजी में एक लेडी हैं और उन्होंने एक बूढ़े से शादी कर ली थी। उसके बाद वो ट्रॉय के राजकुमार के साथ भाग गई थी, जिसकी वजह से वॉर ऑफ ट्रॉय हुई थी, यानी कि महायुद्ध छिड़ गया था। जो ईड्स हैं वो हेलन को एक फ्लैट और डल वुमेन समझते हैं। उनका रेफरेंस देते हैं कि जो खूबसूरत औरतें होती हैं वो जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही बेवकूफ़ होती हैं और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल, मुसीबतें आती हैं। While that great queen that rose out of the spray, being fatherless, could have her way, yet chose a bandy-legged smith for man. आगे एड्स ग्रेट क्वीन यानी कि एफ्रोडाइट जो हैं उनका जिक्र करते हैं। एफ्रोडाइट एक परी है और उनका जन्म कहते हैं पानी से हुआ था और उनको भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लेडी माना जाता है। येट्स कहते हैं कि एफ्रोडाइट जो थी वो फादरलेस होने के बावजूद अपना जो वे है, यानी कि अपना रास्ता जो है वो चूज़ नहीं कर पाई थी और एक बैंडी लेग्ड स्मिथ से उन्होंने शादी कर ली थी। ये भी एक तरह से उनका जो वे डिस्ट्रैक्शन थी वो हो गई थी उस लेडी को, क्वीन को। इस रेफरेंस से वो कहते हैं कि वो भी एक तरह से उसका जो बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न था कि उसने अपने लिए गलत आदमी को चूज़ किया था, क्योंकि वो फादरलेस भी थी, उनका कोई फादर नहीं था। लेकिन मेरी बेटी का तो फादर है ना वो खुद, इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए प्रेयर करता है। It's a certain that fine women eat a crazy salad with their meat, whereby the honor of plenty is undone.
सो वेट्स कहते हैं कि ये जो ऊपर उसने एग्जांपल्स दिए हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक जो पागल सी एक फाइन वुमन जो है वो क्रेज़ी सैलेड यानी अपने मील के साथ अपने खाने के साथ क्रेज़ी कुछ चीज़ें खाती हो। सो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जानबूझकर वो कुछ इस तरह का करती हो जो उसको नहीं करना चाहिए। सो अपनी लाइफ के साथ ऐसा जो खिलवाड़ है वो बेवकूफ़ी भरा होता है। इनसे डब्ल्यू.बी. येट्स हमको ये समझाते हैं। In courtesy, I had have her chiefly learned, hearts are not had as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful. सो यहाँ पर डब्ल्यू.बी. येट्स अपनी एक सीख जो है वो हमको देते हैं कि हार्ट्स जो है, दिल जो है वो कभी भी हमको गिफ्ट में नहीं मिलते हैं, वो हमें कमाने पड़ते हैं। यानी हमको दूसरों का जो दिल है वो जीतना पड़ता है अपनी अच्छी आदतों से, अपने अच्छे जो कर्म हैं उनसे। बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, मतलब वो हम उनसे दिल नहीं जीत सकते हैं जो सिर्फ खूबसूरत ही हों। एंटायरली मतलब ऊपर ऊपर से ही खूबसूरत हों, वो लोग कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। दिल जीतने के लिए जो इनर ब्यूटी है वो भी होनी चाहिए। Yet many that have played the fool for beauty's very self has charmed, made wise, and many a poor man that has roved, loved and thought himself beloved, from a glad kindness cannot take his eyes. सो येट्स कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि खूबसूरती को ही सब कुछ मानते हैं और किसी भी खूबसूरत लड़की या लड़के को देखकर वो उनसे प्यार करने लग जाते हैं और एक तरह से वो उनको फूल कहता है कि प्लेड द फूल, मतलब वो फूल्स की तरह ही प्लेड करते हैं। और एक तरह से काफ़ी मैनी अ पुअर मैन, मतलब काफ़ी सारे जो पुअर हैं यानी कि जिनके पास खूबसूरती नहीं होती, वो जब किसी को प्यार करती हैं तो वो फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस, मतलब अपनी इनर ब्यूटी से उनको अपनी इनर जो उनकी काइंडनेस है वो उनसे प्यार करते हैं। सो दोनों तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। May she become a flourishing hidden tree, that all her thoughts may like the linnet be, and have no business but dispensing round their magnanimities of sound. येट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी एक फ्लोरिशिंग हिडन ट्री की तरह बने और उनके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल फ्री हो, वो आज़ाद हो। लाइक द लिनेट, लिनेट होता है एक पंछी, उसकी तरह हो और उसको किसी भी जो बाकी दुनिया है उससे कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, वो खुद में ही मस्त रहे, अपने कामों में लगी रहे, अपनी लाइफ में बिज़ी रहे और अपनी जो लाइफ है उसको खूबसूरत बनाए। नॉर बट इन मेरीमेंट बिगिन अ चेज, नॉर बट इन मेरीमेंट अ क्वेरल, or may she live like some green laurel rooted in one dear perpetual place. येट्स कहते हैं कि जो उसका मेरीमेंट है यानी उसका जो फन है, उसका मौज मस्ती है, वो उसको चेज़ ना करे, मतलब उसको इतना ज़्यादा उसमें पागल ना हो कि वो अपनी लाइफ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं लाइफ की उनको भूल जाए और उनकी वजह से क्वेरल करने लगे, झगड़े करने लगे और वो ऐसी ज़िंदगी जिए जैसे कि लॉरियल जीते हैं, मतलब लॉयल लोग जीते हैं, उसकी लाइफ ऐसी हो। रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, रूटेड यानी कि उसकी जड़ें जो हैं वो परपेचुअल प्लेस में हो, लॉयल हो वो और हमेशा किसी एक के लिए लॉयल रहे। My mind, because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little, has dried up of late. सो यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो अपनी जो एक्सपीरियंस है उनका, उनकी एक्स के साथ वो थोड़ा सा बताते हैं
कि मैंने जो प्यार किया था जिस लड़की से वो बहुत खूबसूरत थी, उनमें बेशुमार खूबसूरती थी, लेकिन प्रोस्पेरस नहीं थी वो। प्रोस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल, यानी वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाई इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी। सो ये जो रेफरेंस है एक तरह से वो कारण दे रहे हैं कि क्यों नहीं चाहते राइटर अपनी बेटी को खूबसूरत रहना। Yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief। पोइट कहते हैं कि लोग जो हैं वो नफ़रतों से भरे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। मे वेल बी ऑफ ऑल इवल चांसेस चीफ, मतलब ये एक तरह से चीफ है। चीफ मतलब सबसे जो सुप्रीम है वो हेट है, सबसे इवल्स में सबसे चीफ हेट है। इफ़ देयर इज़ नो हेट्रेड इन अ माइंड, assault and battery of the wind can never tear the linet from the leaf। अगर इंसानों में हेट्रेड ना हो, असॉल्ट बैटरे मतलब लोग दूसरों से नफ़रत ना करें, धोखा ना दें किसी को, किसी की बेइज्जती ना करें, असॉल्ट ना करें किसी को, तो ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन सकती है। An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed। सो पोइट कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल हेटर्ड है, यानी कि दिमाग में जो नफ़रतें भरी हुई होती हैं अपने ओपिनियंस को लेकर, अपने बिलीव्स को लेकर, वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट होती है, यानी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मतलब हम कई बार अपने ओपिनियंस, अपने बिलीव्स को पकड़ कर बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम ही सबसे बेटर हैं। सो ये भी सबसे ज़्यादा वर्स्ट थिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा ईवल थिंग होती है। Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn? Because of her opinionated mind, barter that horn and every good by quite nature's understood, for an old bellows full of angry wind। अब इन लाइंस में जो ईट्स हैं वो फिर से अपनी एक्स की बात करते हैं, मॉडकॉन की, कि वो कहते हैं कि क्या मैंने कभी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने भी एक बहुत ही ज़्यादा लवलीस्ट वुमेन को देखा था जिसको भगवान ने बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट्स से नवाजा था, यानी कि प्लेंटी ऑफ हॉर्न्स, काफ़ी ज़्यादा उसमें गुणवत्ता और खूबसूरती भरी थी। लेकिन बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड बार्टर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड, सो उसके जो ओपिनियनेटेड माइंड था, उसके जो बिलीव्स थे जो उसने अपने माइंड में बना रखे थे, उनकी वजह से उसके जो गुड नेचर था वो कहीं ना कहीं छिप गया था और बर्बाद हो गई थी वो। और उसने एक फॉर एन ओल्ड बेलोज लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बुढ़े से शादी कर ली थी जो कि फुल ऑफ एंगर्स था, उसके एंगर से भरा हुआ था। सो उनकी यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। Considering that all hater driven hence the soul recovers radical innocence and learn that at last that it is self delighting, self appeasing, self affreeting। सो यहाँ पे कहते हैं कि इन सबको ध्यान में रखते हुए हम सबको अपने दिल में से जो नफ़रतें भरी हुई हैं उनको ड्रिवन कर देना चाहिए, यानी उनको गो अवे कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और इसके बाद जो हमारी सोल है वो रिकवर करना शुरू करती है, वो फिर से इनोसेंट हो जाती है। और सेल्फ डिलाइटिंग जो है, सेल्फ एनलाइटमेंट है, वो हमारे बीच आती है। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो कैरेक्टर है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। And that its own sweet will is heart's will, she can, though every face should scroll, and every windy quarter hall, or every bellows burst, be happy still। येट्स कहते हैं कि उनकी बेटी हमेशा गॉड के, यानी हेवंस विल जो है, गॉड के बताए हुए रास्तों पे चले, भगवान की मर्ज़ी के मुताबिक चले और उसकी रज़ा में रहे। सो अगर वो ऐसा करती है, इफ़ शी डू इट, सो तब वो हमेशा
किसी भी परेशानी को, किसी भी दुख को, किसी भी तूफ़ान को झेलने की हिम्मत रख पाएगी, किसी भी चीज़ का सामना कर सकती है। सो उसको ये बहुत ज़रूरी है कि वो भगवान के बताए हुए रास्तों पर चले, ताकि वो हर एक तूफ़ान का सामना कर सके। एंड मे हर bridegroom bring her to a house where all's accustomed ceremonies, और जब उसकी शादी हो तो उसका जो ब्राइड ग्रूम है वो ऐसा हो जो उसको एक अच्छा सा घर दे, उसको सारी जो सुविधाएं हैं, कस्टम्स, सेरेमनीज जो हैं वो सब कुछ करे और अच्छे से उसको रखे, सब कुछ चीज़ें उसको प्रोवाइड करे, हमेशा उसको अच्छे से रखे। For arrogance and hatred are the wars peddled in the thoroughfares, how but in custom and in ceremony are innocence and beauty born। और जो इन हेट्रेड और एरोगेंस को उनसे उनको दूर कर सके, पैडल्ड कर सके, यानी कि अपनी लाइफ में से थ्रो कर सके। येट्स जो हैं वो कस्टम और सेरेमनीज़ को, रिचुअल्स को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और वो कहते हैं कि क्या भला कस्टम और रिचुअल्स के बिना कोई भी इंसान इनोसेंस और ब्यूटीफुल बन सकता है क्या? उसके बिना नहीं बन सकता, उसके लिए ये सब ज़रूरी होती हैं। Ceremonies name for the rich horn and custom for the spreading laurel tree। और यहाँ पे येट्स अपनी बेटी एन के फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जब वो एक तरह से सेरेमनीज रिचुअली रिच हो जाएगी उसकी बेटी, और जो उसका कस्टम है, उसके जो यानी रीति रिवाज है, उनको स्प्रेड करेगी आगे। सो उसके बच्चे होंगे, उसको वो ये सब चीज़ें सिखाएगी जो मैं उसको ये सिखाना चाह रहा हूँ या इस पोइम के ज़रिए उसको बता रहा हूँ। सो वो ये सेम चीज़ें अगली पीढ़ी को भी बताए, अगली पीढ़ी को भी ये संस्कार दे जो मैं उसको दे रहा हूँ। सो ये पोइट की इच्छा है अपनी बेटी से। गाइड्स, इट्स एंड ऑफ द पोइम। Guys, please like the video and please subscribe the channel if you not yet subscribed it, and please share it because it's a very long poem and it's take lots of effort to do this.